हेलो एवरीवन। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक सुनसान रेगिस्तान में ये लड़की जो कि बहुत जख्मी है किसी से बचकर भाग रही है। इस लड़की का मुंह खून से लथपथ था और एक गाड़ी उसका पीछा भी कर रही थी। अब गाड़ी से निकलकर एक आदमी आता है और उसके पास एक पानी की बोतल और एक गन फेंकता है। पहले तो ये लड़की पानी पी लेती है, फिर गन को लोड कर कर उस आदमी को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस लड़की का निशाना चूक गया और इस आदमी ने उस लड़की को गाड़ी से कुचलकर मार दिया। सीन कट होता है और हमें फिर से एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। यहाँ पर भी एक लड़की कार ड्राइव कर रही है और फोन पे किसी से बात कर रही है। इस लड़की का नाम है बॉबी और ये फोन पर उसकी बहन से बात कर रही है। वो उसकी बहन को ये बताती है कि वो उसके फ्रेंड से मिलने जा रही है, जिसका बर्ताव बॉबी के साथ पहले भी अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि उसने उस बॉबी पर हाथ भी उठाया था। बॉबी की बहन उससे कहती है कि देखो, कहीं ये लड़का भी हमारे डैड की तरह ही ना निकले, कि वो भी तुम्हें मारता हो और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव ना करे, जिसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी हमारी मॉम की तरह खराब ना हो जाए। बॉबी उसकी बहन की बात नहीं मानती है क्योंकि वो ऐसे सोचती है कि इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। अब वो आगे चलकर एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहां पर उसे फ्यूल भरवाना था। यहाँ फ्यूल स्टेशन पे इसे शेरिफ मिलता है जो इसे बियर ऑफर करना चाहता है, लेकिन बॉबी को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो पैसे पे करके वहां से निकल जाती है। और अभी भी कार में वो उसकी बहन से ही बात कर रही है जो कि उसे उसके फ्रेंड के खिलाफ भड़का रही है, जिसकी वजह से बॉबी का मूड खराब हो जाता है और वो ओवर स्पीडिंग करने लगती है। और उसका ध्यान ही नहीं होता कि बीच में शेरिफ यानी कि पुलिस उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। जब उसे शेरिफ रुकने का इशारा करता है तो आखिरकार उसे रुकना ही पड़ता है। बॉबी ने नोटिस किया कि ये तो वही शेरिफ है जो उसे फ्यूल स्टेशन पे मिला था। अब वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट देखने होंगे। बॉबी उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती है तो शेरिफ उसे बताता है कि उसे $1000 का जुर्माना हो गया। ये देख के बॉबी तो शॉक ही हो जाती है कि इतना जुर्माना सिर्फ ओवर स्पीडिंग पे, किस बात का। बॉबी के पास इतने पैसे थे भी नहीं और बॉबी शेरिफ से पूछती है कि इतना जुर्माना, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तो बॉबी उसे उसकी कार की तरफ इशारा करके बताता है कि देखो, मेरे कार की हेडलाइट भी टूट गई है, तुमने कुछ चीज़ यहाँ से फेंकी है जो मेरे कार की हेडलाइट पर लग के उसे तोड़ चुकी है। अब बॉबी ने तो ये सब किया नहीं था, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। शेरिफ सारा इल्जाम बॉबी पर लगाना चाहता था। वो उससे कहता है कि फ्यूल स्टेशन के एटीएम से भी तुम पैसे निकाल कर मुझे दे सकती हो और तब तक के तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल मेरे पास ही रहेंगे। बॉबी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, ये कौन सा कानून है। वो कहता है कि तुम मुझे कानून सिखाओगी, जितना बोल रहा हो उतना करो। जब बॉबी फ्यूल स्टेशन पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ का एटीएम भी बंद है। वो फ्यूल स्टेशन के ओनर को बताती है कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और अगर मैंने शेरिफ को जुर्माना नहीं दिया तो वो मेरे डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन मुझे कभी वापस नहीं करेगा। ये बातें सुन के फ्यूल स्टेशन का ओनर मुस्कुराता है और कहता है, हफ्ते में 8-10 लड़कियां तो यही काम के लिए मेरे पास आती है। उसके बाद बॉबी समझ गई कि शेरिफ ये जानबूझकर करता है, उसे लड़कियों को तंग करने में मजा आता है। और वो गुस्से में ये सोचने लगी कि मैं तो इसे अब मजा चकाकर ही रहूंगी। और वो गुस्से में गाड़ी लेकर उससे भागने निकल चुकी कि वो उससे बचकर भाग जाएगी। चाहे फोन और डॉक्यूमेंट्स शेरिफ के पास क्यों ना रहे, मैं इसे छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगी। अब बॉबी को भागते हुए शेरिफ देख लेता है और इसी वक्त बॉबी का फोन बजने लगता है। तो शेरिफ देखता है कि ये बॉबी की बहन का कॉल आ रहा है। वो उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल, और वो फोन गाड़ी के एक बॉक्स में रख देता है जहां हमें दिखाया जाता है कि इस बॉक्स में काफी सारे फोन ऑलरेडी थे। शेरिफ वहां से निशाना लगाकर बॉबी की कार की हेडलाइट पर शूट करता है और इस वजह से बॉबी को रुकना ही पड़ता है। शेरिफ गुस्से में बॉबी से पूछता है, तुम वहां से भागी क्यों, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। बॉबी कहती है कि तुम मेरी मजबूरी को समझो, मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मेरा फ्रेंड ये समझेगा कि मैं उस पर चीट कर रही हूँ। वो बॉबी से कहता है कि तुम्हें तो अभी और भी जुर्माना लगेगा क्योंकि तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट भी टूट चुकी है, जो कि गाइस तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि शेरिफ ही था। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी शेरिफ बॉबी से कहता है कि लाइसेंस तो तुम्हारा मेरे पास ही रहेगा, जब तुम सारा जुर्माना भर दोगी तो मैं तुम्हें लाइसेंस लौटा दूंगा। और हम ये देखते हैं कि बॉबी तेजी से अब गाड़ी लेकर जा चुकी है। और गाइस अब हम ये देखते हैं कि किस तरह शेरिफ ने बॉबी की कार की टायर पर गन से शूट कर दिया है और उसका टायर फूट गया है। अब वो आगे भी नहीं बढ़ सकती और अब वो समझ चुकी थी कि शेरिफ के इरादे कुछ ठीक नहीं है। अपनी जान बचाकर वो पैदल ही भागने लगी और एक रेस्टोरेंट पहुंची। वहां से उसने एक आदमी के पैसे चुरा लिए ताकि वो शेरिफ के पैसे लौटाकर खुद सेफली चली जाए। ये सब सोच के उसे सुकून आने लगा और वो वहां पर बैठ गई। अब वहां पर हम देखते हैं कि एक वेट्रेस आकर बॉबी से पूछती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना होगा तो कुछ ऑर्डर करना होगा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। बॉबी कुछ सोचती है, फिर कहती है, ठीक है, कॉफी ला दो।
जब बॉबी ने खिड़की के बाहर देखा तो उसे नजर आया कि शेरिफ उसका पीछा करते करते यहाँ आ चुका है। डर के मारे उसे कुछ सूझा नहीं तो वो वॉशरूम में चली गई और अंदर से खुद को लॉक कर लिया। वो दूसरे तरीके ढूंढने लगी जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग निकले, लेकिन कोई तरीका उसे मिला नहीं। यहाँ पर एक फोन भी था और ये बात देखकर उसे खुशी हुई कि शेरिफ उसकी कार लेके यहाँ पर आया था। और उसे एक आइडिया आया। उसने तुरंत ही 911 पर कॉल मिलाया और कहने लगी कि यहाँ से थोड़ा दूर फ्यूल स्टेशन पे मुझे मदद की जरूरत है। उसे लगा कि वो लोग शेरिफ को ही वहां मदद के लिए भेजेंगे और उतनी उतनी देर में ये यहाँ से भाग सकती है। और उसके बाद उसने उसके बॉयफ्रेंड को कॉल की और वो उसे सारी बातें समझाने लगी कि किस तरह शेरिफ उसके पीछे पड़ा है। पर उसकी मदद करने और उसकी बात सुनने की बजाय उसका बॉयफ्रेंड उसे ही डांटने लगा। इसके बाद बॉबी ने उसकी बहन को कॉल मिलाया और उसकी बहन को सारी बातें बताने ही वाली थी कि इतने में इसे बाहर से शेरिफ की आवाज आई। शेरिफ यहाँ इसे उसका फोन और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लौटाने आया था। अब जबकि शेरिफ ने बॉबी को उसका फोन और चाबियां लौटा दी थी, बॉबी को लगने लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। बॉबी ने उसकी बहन को भी बता दिया, ठीक है शायद ये सब मेरा वहम होगा, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी, अब सब ठीक है। बॉबी इसके बाद कार के पास चली गई और हमें ये दिखाया जा रहा है कि जिस आदमी के पैसे बॉबी ने चुराए थे उस आदमी ने उस वेट्रेस पे पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा दिया है और उस कैफे के ओनर ने भी उस वेट्रेस को गुस्से गुस्से में यहाँ से निकाल दिया। जब बॉबी बाहर आई तो उसने देखा ये वेट्रेस भी यहाँ पर उदास बैठी है। जब बॉबी ने इस वेट्रेस को लिफ्ट के लिए पूछा और वो भी मान गई। अब ये दोनों साथ में अपना सफर शुरुआत करते हैं। ये दोनों बातें करते हुए सफर को एंजॉय कर रहे थे और अचानक से एक गोली चली और इस लड़की के सिर पे लग गई और इसका खून बॉबी की कार पर लग गया। इस लड़की को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि शेरिफ ही था। बॉबी ये सब देखकर घबरा जाती है। इतना बड़ा हादसा अपनी आंखों के सामने देखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसे सांस भी लेने नहीं हो रही है। अब वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है ताकि कुछ अच्छा महसूस कर सके और वो देखती है कि अब शेरिफ उसके पीछे आ रहा है। वो तेजी से गाड़ी चालू करके भागने की कोशिश करती है। उसी वक्त उसे उसकी बहन की कॉल आती है। बॉबी ने उसकी बहन का कॉल रिसीव किया और उसे जल्दी जल्दी में सारी बातें बताने की कोशिश करती है, पर उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शेरिफ की ही कॉल है। शेरिफ ने उसकी बहन का नंबर उसके नाम से फ़ोन में सेव कर दिया था। इसी चक्कर में वो गाड़ी तेज़ चलाने लगती है और उसकी कार के सामने एक ट्रक आ जाती है। जैसे ही बॉबी ने ट्रक देखी वो अपनी कार से उतर गई और ट्रक के सामने अपनी मदद के लिए वेव करने लगी। ट्रक ड्राइवर भी ट्रक से उतर गया और बॉबी की हालत देखकर वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने बॉबी से पूछा, आखिर हुआ क्या है? बॉबी ने उसे बताया कि मेरे पीछे शेरिफ लगा हुआ है और वो मुझे मारना चाहता है। उसने मेरी साथी को भी मार दिया। सिचुएशन को सीरियस समझते हुए ट्रक ड्राइवर भी ट्रक से एक गन लेकर आया। इस लड़के ने ये बंदूक शेरिफ पर तान दी तो उस वक्त शेरिफ कहता है कि भाई तुम इस लड़की की बातों में मत आना, ये लड़की एक सीरियल किलर है, इसकी साथी को भी इसने ही मारा है ना कि मैंने। गड़बड़ तो शेरिफ में ही है। वो लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले ही शेरिफ उस पर गोली चला देता है और क्या वो लड़का यही मारा जाता है। उस आदमी के मरते ही बॉबी ने कार स्टार्ट की और वो यहाँ से भाग निकली। यहाँ से जाते हुए उसने देखा यहाँ एक गैरेज है। वो यहाँ पर रुक गई। उसे लगा कि वो यहाँ शेरिफ से बच सकती है। उसने यहाँ कार पार्क की और वो यहाँ छुपना चाह रही थी। उसी वक्त उसे किसी के चलने के कदमों की आहट सुनाई दी और वो यहाँ छुप गई। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है, उसने एक डंडे से उस आदमी के सर पे मार दिया। लेकिन उसने देखा कि ये शेरिफ तो नहीं था, ये यहाँ पर काम करने वाला एक वर्कर था। उसने उससे माफ़ी मांगी। अब ये आदमी जो यहाँ पर गैराज में काम करता है, उसने उस लड़की की मदद करनी चाहिए। उसने बॉबी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, यहाँ तक कि उसने बॉबी को दिलासा दिलाया कि वो यहाँ के ओनर को बुला लेगा। वो लड़का बॉबी को अपने साथ अंदर ले गया। अब बॉबी ने कहा कि उसे वॉशरूम यूज़ करना है तो लड़के ने उसे एक रूम की तरफ इशारा किया। बॉबी उस रूम की तरफ जाने लगी तो वहाँ पर कोई और भी आया। अब बॉबी वॉशरूम में जाने के लिए उस कमरे में गई तो उसने देखा कि यहाँ पर काफ़ी लड़कियों के आईडी लगे हुए हैं और उस पर कुछ लिखा हुआ भी है। अब बॉबी को यह एहसास हो गया था कि शायद ये लड़का भी शेरिफ से मिला हुआ है। इसी वक्त यहाँ पर शेरिफ भी आ गया। जब बॉबी इस दीवार पर लगे हुए आईडीज की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी तो शेरिफ ने कहा, तुम क्यों इतना सोच रही हो, मैं तुम्हें बताता हूँ ना। इन कार्ड्स पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये लड़की कितना दूर तक भागकर मुझसे बच पाई थी। बॉबी कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो लड़के ने इस पर हमला कर दिया और बॉबी यहाँ बेहोश हो गई। असल में ये लड़का जो इस गैराज का वर्कर खुद को बता रहा था वो भी शेरिफ का ही भाई था और शेरिफ के इन कामों में उसका साथ देता था। ये दोनों ही साइको थे। जब बॉबी को थोड़ा होश आने लगा तो उसने देखा कि ये दोनों यहाँ पर साथ में हैं। बॉबी ने नोटिस किया कि उसे इस चेयर पर किसी चीज से बांधा हुआ है और शेरिफ उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो उससे कहता है कि क्यों उसे इन औरतों से नफरत है ये मैं बताता हूँ।
उन दोनों की माँ उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी और अपनी ही मस्तियों में गुम होती थी और इसी तरीके से उन्होंने उनका बचपन बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजारा है। इसके बाद वो बॉबी को एक चाकू बताता है जो कि वो कहता है कि उसने उसकी मॉम की खाल से बनाया था। मतलब उसने उसकी मॉम को भी मार दिया था और वो इसी चाकू से बड़ी बेदर्दी से बॉबी की जुबान काट देता है और वो कहता है इसी जुबान से तुमने मुझे गाली दी थी ना। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि बॉबी फिर से बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने ये नोटिस किया कि अब उसके हाथ बंधे हुए नहीं है और उसने इस मौके का फायदा उठाया और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। गाइस, ये शेरिफ ने खुद ही किया था। उसे मजा आता था लड़कियों को एक मोहलत देके फिर उन्हें तड़पा तड़पा के मारने में। अब बॉबी रात के अंधेरे में बिल्कुल उसी औरत की तरह भाग रही थी जैसा हमें मूवी के शुरुआत में बताया था। बॉबी भाग रही थी और शेरिफ भी उसके पीछे कार लेकर आ रहा था। बॉबी बेचारी जब भाग भाग कर थक गई तो वो नीचे सड़क पर गिर गई की तरफ फिर गन फेंकी जैसे उसने पहले भी किया था और एक गोली भी फेंकी। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसी दूसरी लड़कियों ने उस पर गोली चढ़ाई थी उसी तरीके से बॉबी भी उसी पर गोली चलाएगी, लेकिन ये क्या, बॉबी ने तो खुद पर ही गोली चला ली। शेरिफ उसके नजदीक आता है तो वो ये देखता है कि ये तो जिंदा है और उसके कुछ समझने के पहले ही बॉबी उसके पेट में चाकू घोंस देती है। अब जब शेरिफ दर्द में वहां पर तड़प रहा होता है तो बॉबी उसी की कार में जाके बैठती है और शेरिफ को कार से कुचल देती है और बॉबी ने उस दरिंदे को मार दिया। यहाँ से बॉबी वहां गैराज पहुंची और वहां से बड़ी गन उठाई और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उठाए जो उसने देखे थे ताकि वो सबूत के तौर पर पुलिस को दिखा सके और उसने अपनी जबान भी एक फ्रीजर बॉक्स में रख ली ताकि वो उसे जोड़ सके। वो यहाँ से निकलती है तो शेरिफ का भाई उसके पीछे आता है। बॉबी ने शेरिफ के भाई को भी बेदर्दी से मार दिया। जब वो कार में बैठ के जाने वाली है तो उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फोन भी कार से बाहर फेंक दिया। बॉबी ने अपनी जबान भी साथ ले ली थी ताकि वो उसे जुड़ा सके और अब उसे उसके बॉयफ्रेंड से भी कोई लगाव नहीं था क्योंकि जो इंसान मुसीबत के वक्त उसके काम नहीं आया तो उसके साथ रहकर क्या फ़ायदा। और बस गाइस, ये कहानी इसी तरीके से ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।